क्योंकि कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स मिले जिनकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही थी, है ना। तो उसको समझने के लिए जब उनमें चेक किया गया तो उनमें मिला डाइपोल। ये हाँ, तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था डाइपोल। तो डाइपोल में पहली चीज तो ये आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्लियर हो गया। सेकंड बात, अगर मुझे किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या देखना होगा, म्यू, तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे देखना है, ईएन से। म्यू तभी होगा जब ईएन का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, और म्यू तब नहीं होगा जब ईएन का डिफरेंस ही क्या हो जाए, 0। फॉर एग्जाम्पल HCl, बताइए क्या यहां पर ईएन का डिफरेंस 0 है, नहीं है। क्या ये पोलर है, यस सर, तो इसका मतलब इसमें म्यू रहेगा। और यहां पर H2 यानी कि सेम टाइप के, तो फिर उसमें बॉन्ड क्या हो गया, नॉन पोलर, मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, नॉन पोलर। अच्छा, वैल्यू के लिए आपको याद है म्यू किससे देखा जाता है, Q इंटू डी से। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा अगर हमें किसी पॉली एटॉमिक में म्यू देखना हो तो दो चीजें चेक करनी पड़ती हैं। एक तो बॉन्ड की पोलैरिटी और दूसरी मॉलिक्यूल की भी पोलैरिटी होती है। यानी कि उसमें इतने सारे डाइपोल होते हैं कि हमें उन सबका क्या लगाना पड़ता है, वेक्टर सम। तो ऐसे केस में हमने म्यू नेट का एक फॉर्मूला भी लिखा था, अंडर रूट μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा। अब इसमें हमने एक तरीका बना लिया कि म्यू नेट कब हो सकता है 0 और म्यू नेट कब हो सकता है नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लिखा था अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो फिर उसका म्यू नेट क्या माना जाएगा, 0। हालांकि देखो ये कैसा कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल, पर हम इसको बिना किसी उसके एक समझने की कोशिश करें कि आखिर हम और कैसे देखें सर। तो हमें और देखने के लिए हम पॉलीएटॉमिक को क्या कंसीडर करते हैं, इधर सिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स बना लिए थे बेटा। बताइए, जब सारे साइड एटम सेम और 0 लोन पेयर, तब क्या बोले, सिमेट्रिकल। लोन पेयर को सिर्फ कौन कैंसिल करेगा, इसलिए वो दोनों आमने सामने होने चाहिए, पहला केस। या फिर सबके वेक्टर्स हम एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो ऐसा हमें याद है, लोन पेयर दो भी हों तो चल जाएगा, पर साइड एटम सेम। कौन सी जगह थी, sp3d2 और sp3d3, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट एक्सियल होते हैं। ठीक, इसके अलावा लोन पेयर तीन हो तो कब चल जाएगा, sp3d में, क्योंकि हमें मालूम है वहां पे एंगल कितने का होता है, 120 का। तो अगर हम इन सबको देखें तो सब एक दूसरे से इतनी इक्वल उस पर हैं एंगल पर कि इन सबका वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम ये बनेगा, इन दोनों का वेक्टर सम ये बनेगा, इन दोनों का वेक्टर सम ये बने। तो सब एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। इसलिए इसमें भी कोई म्यू जनरेट नहीं हो। असिमेट्रिकल कब बोल सकते हैं, पहला केस एक लोन पेयर, फिर कुछ भी हो हमेशा ही क्या बोलना है, असिमेट्रिक। दूसरा केस दो लोन पेयर, कुछ भी हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 या फिर sp3d। बस यही कंडीशन से हम क्या चेक करते हैं, ये। अब पहली बात तो हो गई कि ये तो पूछा जाने से रहा, पूछा जाएगा ये, क्योंकि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं पूछने को। इसमें दो बातें हो सकती हैं, पहला किसमें म्यू है, किसमें म्यू नहीं है।
और दूसरा कि किसका म्यू ज्यादा किसका म्यू कम। तो अगर मुझे कंपैरिजन करना हुआ तो मुझे मालूम है कि वैल्यू से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी वैल्यू हमें कोई दे ही नहीं रहा है। तो मैं सीधा किससे कंपेयर करूंगा, ईएन से। यानी कि मैं इनको किसकी तरह कंसीडर कर रहा हूं, एक डाई एटॉमिक की तरह। तो जहां ईएन ज्यादा वहां म्यू भी ज्यादा। बट इसके तीन चार एक्सेप्शन थे, वहां पर हमारी बात नहीं चल रही है। पर हमने वहां पर एक तरीका बना लिया कि जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे उतना ही वो डाइपोल को क्रॉस करेंगे। उसका पहले एग्जांपल था सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला NH3 और NF3। यहां पर EN से देखो बेटा तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है। पर हमने पहले भी बोला कि EN कोई क्राइटेरिया हो भी नहीं सकता, क्राइटेरिया तो यही है ना। पर क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम इसका यूज ज्यादा कर रहे होते हैं। H2O हैविंग मोर डाइपोल देन HF, ठीक। और एक और हमने देखा CH3Cl हैविंग मोर EN देन CH3F। और एक लास्ट केस था CH3Cl इज ग्रेटर देन CH2Cl2 और CHCl3। तो यहां देख रहे हैं आप, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डाइपोल क्या होते जा रहा है, कम होते जा। तो ये कल हम लास्ट यहां तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है एप्लीकेशन, कि हमें इसका बेनिफिट क्या है। एप्लीकेशन ऑफ म्यू। जब किसी मॉलिक्यूल को चेक किया जाता है तो मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में बेटा कहाँ चेक होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे। किसका नाम याद आएगा, मोजले, क्योंकि वो किसकी देन है, मोजले की। जब आप बायोलॉजी में देखते हो तो आपके पास माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तब आप सेल वगैरह के डिसेक्शन करके उसमें चेक करते हो। तो यहाँ पे चेक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेक करने का मतलब है बॉन्ड एंगल्स को देखा जाता है। डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो टेक्निक्स होती हैं। जब रेज पास होती हैं वो किस एंगल पे क्रॉस करती हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके फाइनली डिसाइड किया जाता है कि म्यू आएगा या नहीं आएगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए sp3 है और उसका बॉन्ड एंगल कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जरूर से जरूर इस वाले बॉन्ड में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई है और मॉलिक्यूल क्या बन गया है, असिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल NH3। अब NH3 में हमें मालूम है एक लॉन पेयर है, तो हमें लॉन पेयर है या नहीं और उसका इंपैक्ट क्या है ये किससे पता लग रहा है, प्रैक्टिकली। तो अब हम ये सोचने कि भाई इसमें एक लॉन पेयर आ गया तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया है, असिमेट्रिक। जबकि यही बात अगर मैं CH4 के लिए बोलूं तो यहाँ मेरे पास कोई लॉन पेयर नहीं है, डाइपोल भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब डाइपोल से मैं मॉलिक्यूल की क्या पता लगाता हूं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिक। तो म्यू का पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। इफ म्यू नेट 0 तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल। और इन केस म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बेटा, असिमेट्रिकल। सिस ट्रांस याद है कुछ, क्या हमारी डेली लाइफ में सिस ट्रांस का कोई प्रैक्टिकल यूज है क्या? आपको ये तो पता नहीं कि सिस लिखूंगा तो समझ जाओगे कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। चलो देख के बताइए तो। एक मेरे पास मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर तो मैं इस तरह से बना देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा ये, है ना।
और एक हम इसको इस तरह से बना लेते। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या फर्क पड़ रहा है हमें सर, दोनों एक जैसे ही तो हैं। अच्छा अगर हमें किसी टेस्ट ट्यूब में इसका पाउडर दे दिया जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि सिस है कि ट्रांस है? म्यू से। किससे पता लगेगा? म्यू से। इसका म्यू कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच 180 का एंगल नहीं है। पर यहां आप देखें तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। यानी कि एक में म्यू आया और एक में म्यू नहीं है। यानी कि हमें सैंपल दिया, एक ही मॉलिक्यूल के दो सैंपल मिले, एक में म्यू आ रहा है और एक में म्यू नहीं आ रहा। तो हम समझ गए ना कि दोनों में इन ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग अलग होगा, तभी एक में आ रहा है और एक में नहीं आ रहा। इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? सिस ट्रांस तो बोल दिया, पता भी लगा लिया कि एक सिस है और एक ट्रांस है, पर इससे हमारी डेली लाइफ में से कौन सा ड्रास्टिक चेंज आ जाए? आने दो, सिस है तो सिस है, ट्रांस है तो ट्रांस है। होने दो असिमेट्रिकल है तो क्या दिक्कत है? क्या हमारी लाइफ में इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा? एक यूज है, कैंसर ट्रीटमेंट। आप देखो इन्हीं दोनों में से ये जो है इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन, एंड दिस इज यूज्ड फॉर कैंसर पेशेंट्स। यानी कि दोनों में एक थोड़ा सा चेंज होने पर ही, प्रॉपर्टीज में ही चेंज आ गया, और उसी से हमारे लिए क्या बन गई, मेडिसिन। तो बस हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारी मेडिसिन किस पर ही डिपेंडेंट होती हैं, डी और एल फॉर्म पे, डेक्स्ट्रो और लीवो पे। तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नई नई मेडिसिन कहाँ से बनेंगे। तो देखिए फॉर्मूला वही है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते से ही प्रॉपर्टीज में भी क्या आ गया बच्चे, चेंज। इसीलिए म्यू का यूज किस में भी किया जाएगा, टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सिस और ट्रांस। दोनों में से किस में म्यू रहेगा? सिस में म्यू रहेगा। अच्छा हमेशा जरूरी नहीं है कि सिस में म्यू ज्यादा ही हो और ट्रांस में म्यू जीरो ही हो, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। तो अब मैं दूसरी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप यहां तक लिख लीजिए। ये समरी थी कल का जो आपने कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया, खुशी। बहुत बढ़िया डॉक्टर अनिमेश। टेस्ट का सिलेबस एक बार हम बात कर चुके हैं ना। पीटी में क्या क्या आएगा? आईपी, ईए, ईएन और केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट है। ऑर्गेनिक तो सर बताएंगे आपको, आई थिंक आईयूपीएसी आएगा, नोमेनक्लेचर आएगा। ये वाला पार्ट रब कर दूं ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये समराइज था। कल जितने क्वेश्चंस अपन ने मार्क किए हैं उन्हें आपको कंप्लीट कर लेना है, कब तक, संडे तक, ताकि अपना मेजर पोर्शन खत्म हो जाए। यूं मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग में 80% पार्ट खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ क्या बचेगा, आयोनिक और दो चार छोटे मोटे टॉपिक। नेक्स्ट, अब अपन कोई दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। बताइए दोनों में से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है? एच से पता लगेगा अब तो, ये दोनों अपोजिट, तो इट बिकम ट्रांस, और ये दोनों तो ये बिकम सिस। बताओ क्या दोनों में से कोई ऐसा है जिसका म्यू जीरो आता हो? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब इसका म्यू नेट भी
नॉट इक्वल टू 0 और इसका म्यू नेट भी नॉट इक्वल टू। अब इस बार किसका म्यू ज्यादा दिख रहा है आपको, ट्रांस का या सिस का? आप याद करो, आपने कुछ ऐसा पढ़ रखा हो इंडक्टिव इफेक्ट करके, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, प्लस आई माइनस आई, चलो वो नहीं पढ़ा। तो जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उसके लिए नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करे उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या CH3 एक बल्कि ग्रुप नहीं है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये अपना इफेक्ट इस तरह से अप्लाई करेगा, और क्लोरीन अपना इफेक्ट इस तरह से अप्लाई करेगा। यानी कि प्लस आई और माइनस आई दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम। यानी कि एक पुश कर रहा है, दूसरा पुल कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ऐसे केस में म्यू नेट की वैल्यू इंक्रीज। बट यहां देखो आप, इसका प्लस आई यहां है और इसका माइनस आई यहां है, यानी कि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हो गई हैं। इसलिए म्यू नेट तो आएगा बेटा, पर म्यू नेट यहां किसका ज्यादा आएगा, ट्रांस का म्यू नेट ज्यादा है। रीजन समझ गए? प्लस आई माइनस आई अगर एक ही डायरेक्शन में हुए तब तो म्यू इंक्रीज, प्लस और नेगेटिव अलग अलग डायरेक्शन में तो म्यू तो रहेगा, बट वो उतना इंक्रीज नहीं होगा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग में अगर मेरे पास इस तरह से ये दो ग्रुप आ जाएं तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या इसको 1 2 भी बोलते हैं? ये बताइए तो। ये हो गया मेटा, 1 3 बोल दें। और यहां पर ये 1 4 हो गया। तो ऑर्था मतलब ऑर्थो 1 2 1 3 1 4, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा। ऐसी कंडीशन में आप बताओ किसमें म्यू 0 जा रहा है? क्यों जा रहा है? देखो रिंग का तो खुद का कोई डाइपोल है नहीं, तो किसके डाइपोल क्रिएटेड होंगे, इन क्लोरीन्स के। तो जहां पर हमें इस तरह का पास पास दिख रहा है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कम। तो जब अब देखो दो जने ऐसे हैं तो इनका वेक्टर सम किधर जाएगा, और अगर ये दोनों ऐसे हो जाए अब तो अपोजिट, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। यानी कि अगर एंगल हुआ कम तो म्यू की वैल्यू ज्यादा, और एंगल हुआ ज्यादा तो म्यू की वैल्यू कम। तो ऐसे केसेस में मैं म्यू को किससे भी देख सकता हूं, एंगल से भी देख सकता। तो बहुत सारे ऑर्थो मेटा पैरा किससे डिसाइड किए जा सकते हैं, डाइपोल से। क्योंकि हमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर थोड़ी ना मिलेगी, एक पाउडर फॉर्म में मिलेगा तो फिर हम किससे पता लगाएंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, मेटा कौन सा है, वो डाइपोल से। अब बताएं तो किस केस में म्यू रहेगा, फर्स्ट केस में। वापस वही केस है, बस मैंने क्लोरीन की जगह क्या ले लिया इस बार, फ्लोरीन ले लिया। तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, बट हेयर म्यू नेट 0 बिकॉज डायरेक्शंस आर अपोजिट। अच्छा इन दोनों में बताओ तो किसका म्यू ज्यादा होगा, ऑर्थो का, क्योंकि उसका एंगल कम है।
हाँ जी, अब बताएं। फर्स्ट और सेकंड, पहले तो ये बताओ किसका म्यू 0? किसी का भी नहीं। अब किसका ज्यादा? सेकंड। क्यों? प्लस आई और माइनस आई एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो म्यू नेट की वैल्यू इंक्रीज। बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के एंड तो नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई तो आएगा जो सब बिगाड़ जाएगा। तो यहां पर दो स्पेशल ब्लैक स्टार, यानी कि इन्होंने अपनी बात नहीं मानी। कैसा कंसेप्ट है बेटा? प्रैक्टिकल। इसका मतलब इसमें म्यू जनरेट होता होगा, जबकि हमें दिख वैसा ही रहा है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले एफ और सीएल के लिए देखा था। डायरेक्शंस आर अपोजिट, बट यहां पर ऐसा रीजन दिया जा सकता है कि सर यहाँ ऑक्सीजन के पास हाइब्रिडाइजेशन बताओ कौन सा है? क्या ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं देख सकते क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या आना चाहिए? sp3, क्योंकि एक तो ये कार्बन से बॉन्डेड है, एक किससे बॉन्डेड है? हाइड्रोजन से, और दो लोन पेयर हैं, तो क्या ये सिमेट्रिकल होगा? इसीलिए इन दोनों में सेम सिचुएशन होने की वजह से इनकी ज्योमेट्री क्या मानी जाती है? अनसिमेट्रिकल। इसीलिए दोनों में ही म्यू नेट क्या आता है? नॉट इक्वल टू 0, जबकि ये दिख वैसे ही रहे जैसे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन को देखा हो। तो बस ये दो केस हमें याद रखने एरोमेटिक्स के, जहां पर म्यू नेट पैरा होते हुए भी 0 नहीं है। नीट में कभी नहीं आया, पर यहाँ के पेपर्स में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी। यहां फिर समझ लीजिए बेटा, यहां पर इसको मैं इधर बना देता हूं, है ना, कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है? सिमेट्रिकल नहीं है। पैरा का एक बार मुझे बताओ, पैरा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि ऑर्थो? पैरा, क्योंकि वो सिमेट्रिकली फिट हो रहा है। बट यहाँ पर हमने देखा कि इनकी सिमेट्री वैसी नहीं है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसका रीजन था ये कि ये दोनों इस तरह से कुछ क्या हो जाते हैं? अरेंज। और उसका रीजन क्या है? इनके पास हैं लोन पेयर्स, और ये लगातार क्या करते रहते हैं? अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी हाइड्रोजन मैंने इस तरह दिखाया, दोनों एक ही साइड। हो सकता है ये किधर भी हो जाए, इधर भी हो जाए। ये इधर आएगा तो ये भी इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कोशिश कर रहे थे सर, जैसे हमने इन केसेस में देखा था, दोनों एक दूसरे के डाइपोल को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट। यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि जब ये वाला हाइड्रोजन इधर आता है तो ये भी घूमकर इधर आ जाता है, जब ये इधर जाने की कोशिश करता है तो ये भी घूमकर इधर आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाए। और अगर कैंसिल आउट नहीं कर पाए, इसीलिए हमें इनमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है बेटा? म्यू ऑब्जर्व। तो जो सिचुएशन ओ OH की है, सेम सिचुएशन किसकी भी रहेगी? SH की भी रहेगी। ठीक है, चलिए लास्ट एप्लीकेशन लिख के डाइपोल से फ्री होते हैं। अच्छा, H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हाफ ओपन बुक, कुछ इस तरह से। अब बताओ, इसमें डाइपोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा ना। ऐसी तो सिचुएशन हो गई। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं?
तो ये भी तो क्या करता रहता होगा, अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता होगा। इसीलिए जब भी कोई हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर नजर आए बेटा, वहां भी म्यू नेट क्या बताना है, नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूं, ऑल हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर्स हैव म्यू। उन सभी के पास क्या रहेगा, म्यू रहेगा। O2F2 क्या हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर हो गई, वापस से हो गई। बस यहां पर हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएंगे, तो वापस वही स्ट्रक्चर वापस बनेगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, हाफ ओपन बुक। बुक की तरह बना लेंगे ना, ये बन गई बुक की तरह। तो ऐसी बुक खुल गई, आधी खुली हुई है। बेटा ये गेट लगा दो, सर की आवाज बहुत ही जोरदार है। हाँ हाँ बेटा, कौन सा वाला। देखो बेटा यहां पर आप बताओ लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन के पास, दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। याद करो असिमेट्रिकल में जब दो लोन पेयर थे और हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, तो मॉलिक्यूल कैसा बोला था, असिमेट्रिकल। तो आप यहां पर इसको क्या बोलोगे, असिमेट्रिक। और लास्ट एप्लीकेशन जिसके साथ म्यू एंड, कि अगर आपको म्यू का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो म्यू प्रैक्टिकल को म्यू थ्योरेटिकल से डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो कौन सा कैरेक्टर निकल आएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कौन सा हमें हमेशा दिया हुआ रहेगा, प्रैक्टिकल। को कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का फॉर्मूला बोलो, क्यू इंटू डी। म्यू प्रैक्टिकल किसमें दिया हुआ रहेगा, डीवाई में। उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसयू सेंटीमीटर। और वो तो हमें पता ही है, 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टी में ये जो थ्योरेटिकल है, क्यू दिया हुआ रहेगा, डी किस में आएगा, अंगस्ट्रॉन्ग में। तो अंगस्ट्रॉन्ग को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा, 10⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में होता तो 10। बस ये सारी वैल्यूज पुट करके अगर कभी कोई कैलकुलेशन आएगी तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन हमें दे रखी है पेज नंबर 79 पर। 79 ही होना चाहिए या 71, दोनों में से एक। 71 है ना। बिल्कुल नीचे नीचे एक इलस्ट्रेशन दे रखा होगा। हाँ कुछ करेक्शन करने हैं अपने को अभी, है ना। पहले आप ये लिख लो, कुछ क्वेश्चंस में आ गया है करेक्शन। पहले दो तो कर ही चुके हैं बिगनर्स बॉक्स 6 में। पेज नंबर 72। और उस पर क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में लास्ट में लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट। आगे लिख लो 0। आगे लिख लीजिए 0, यानी कि जिनमें डाइपोल नहीं हो।
एक और कहीं करेक्शन है, तुम बता रहे थे बेटा कहीं और कि बस यही दिखा? एक और कहीं करेक्शन है बीच में, जैसे ही मुझे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। फाइव, a sigma bond is formed by overlapping of, तो देखो एस एस ऑर्बिटल अलोन, तो जरूरी नहीं है कि केवल एस एस ही बनाए, एस पी अलोन जरूरी नहीं है, एस 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 पी 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 अलोंग इंटरमोलिकुलर एक्सिस, सही है ये तो, इसका आंसर तो 3 आएगा। क्या बेटा? आई एन ए, जिस पर यहां पे थोड़ा ना लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वो तो देगा ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो आपको। बीवीटी में अलोंग द एक्सिस का मतलब कौन सा बॉन्ड हुआ? सिग्मा, और परपेंडिकुलर टू पाई। बेटा जेड तभी मानना है जब ना दिया हुआ हो, अदरवाइज अगर अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिया हुआ है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाना है अपने को? सिग्मा ही बनाना है। चलो डन। अब स्टार्ट करते हैं, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, अभी आपने शायद 2 बिगनर्स बॉक्स बीच में ड्रॉप कर रखे होंगे, 4 और 5, है ना, उसके रिगार्डिंग अपन अब पढ़ लेते हैं, ताकि अब आप कंटिन्यूएशन में 1 to 7 सारे ही कंप्लीट करेंगे, है ना? हाँ बेटा। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये वाला केस तभी चेक करना जब आपके पास ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड कैसे हो, सेम, क्योंकि हर जगह अलग अलग फैक्टर यूज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर हमने आई वाला फैक्टर यूज किया, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो ये दो अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए, इसलिए कि यहाँ पर जब भी देखेंगे आप हमेशा किससे देखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर से। अब जैसे चलो एक क्वेश्चन इसने बहुत बढ़िया बात की, सीधे ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, कौन सा वाला पार्ट रब कर दूं, वो वाला बताइए। 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन इसमें, और 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन किसमें डाइपोल रहेगा? तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। 1 यानी कि एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोर, ये हो गया 1 2 4, और 1 3 5, 1, ये 3, ये 5। अब बता, फर्स्ट में ही रह सकता है क्योंकि इसका डाइपोल तो इसने कैंसिल कर दिया, बट इसका डाइपोल कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। यहां पे सब डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम ये रहा, इन दोनों का वेक्टर सम ये रहा, और इन दोनों का वेक्टर सम ये, तो ये सारे एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट्स। तो इसका मतलब इसमें म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, और इसमें म्यू नेट 0। तो अगर ऐसा भी आ जाए तो हमें यहां पर देख लेना है स्ट्रक्चर बनाकर। All half open book structures have dipole. नेक्स्ट अपना टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स। तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसी ऑर्डर में बना रहा हूं। बॉन्ड एंगल, दूसरा बॉन्ड लेंथ, और तीसरा बेटा बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? बॉन्ड एंगल से। अभी वाला पार्ट रब कर दूं ना?
बताइए, अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल चेक करना हो तो सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा दिमाग में? आपको कैसे पता लगेगा कि BF3 का बॉन्ड एंगल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि बॉन्ड एंगल की सबसे पहली बात कहां पर होती है? हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मुझे 3 अलग अलग मॉलिक्यूल दे रखे हों और सबसे पहले पूछा जाए बताओ किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले स्ट्राइक क्या करेगा? हाइब्रिडाइज। अब बताइए इन तीनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? इन तीनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? ऑप्शन 1 इसका ज्यादा, ऑप्शन 2 इसका ज्यादा, ऑप्शन 3 तीनों का सेम। अरे तीनों का सेम है ना, हाइब्रिडाइजेशन भी तो सेम ही है। अब आप अगर हाइब्रिडाइजेशन ही सेम है तो कैसे पता लगाओगे? भाई सर जब हाइब्रिडाइजेशन ही सेम हो गया तो इसका मतलब इसका भी है 120, ये भी 120 और ये भी 1। चलिए अब हम अलग अलग फैक्टर्स का यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर नंबर 1। सीक्वेंस याद रखना बेटा। पहला फैक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल्स। 3 ऑप्शन लिख रहे हैं बोर्ड पर। BeCl2, BCl3 और CCl4। बताइए पहला क्या यूज करा जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन देखो आप तो सीधा, इसमें 2 सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा। क्या किसी के पास कोई लॉन पेयर है? नहीं है, पर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। sp sp2 sp3। बताइए इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट है? sp, क्योंकि दोनों ही 1 1 है, 50% एस कैरेक्टर। इसमें बताओ आउट ऑफ 3 एक है, कैसे निकालते हो? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33%। और इसमें 25%। तो देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसके पास है? BCl, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट। एक क्वेश्चन आया हुआ है शायद आपके बिगनर्स बॉक्स 3 में। आइए जरा बिगनर्स बॉक्स 3, परसेंटेज डी कैरेक्टर पूछा हुआ है। परसेंटेज डी कैरेक्टर पूछा हुआ होगा किसी में 10th क्वेश्चन में। परसेंटेज डी, डी पूछा है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या दे रखा है? PCl5 में पूछा है। अब बताओ PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। टोटल कितने हो रहे हैं? 5। 5 में से p कितना है? 3। तो सीधा क्या निकालेंगे? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सीधा क्या आ गया? 60। ठीक है, तो ये परसेंटेज p परसेंटेज s, ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स के नंबर काउंट करेंगे, उनका इंडिविजुअल नंबर, जैसे आप खुद की परसेंटेज कैलकुलेट करते हो ना, टिकटो सेम है। एक्सरसाइज 1 में भी एक ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 40 होना चाहिए। एस कैरेक्टर पूछा है किसके अंदर? CH4 में। तो बस ये रहा CCl4, ऐसा ही तो होगा। उसमें एस कैरेक्टर कितना होगा? 25%। अच्छा अगर अदर देन sp2 और sp3 और sp3d आ जाए तब क्या करेंगे? मतलब ये तो मैंने 3 ही लिए हैं, sp3d भी तो हो सकता है, फिर क्या करोगे? फिर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एंगल्स अलग अलग हैं। कुछ एंगल 90s के, कुछ एंगल 120 के, पता नहीं कौन सा एंगल पूछ रहा है। इसीलिए हम उन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं जिनके एंगल ऑलमोस्ट सेम। इसमें दोनों एक ही एंगल है 180, इसमें दो ही तीनों एंगल हैं 120, और इसमें सारे एंगल कितने? 100 है।
तो कंपैरिजन उन्हीं का किया जा सकता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एंगल प्रेजेंट हो। तो ये अपने को पता है 180, ये 120 और ये 109 डिग्री 5 मिनट्स। अब बताइए H2O, NH3 और CH4, पहले परसेंटेज एज देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर लोन पेयर कितना है, एक कि दो, दो, यहां पर एक, यहां पर 0। बताइए पहला फैक्टर यूज हो सकता है क्या? क्यों? परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम, तो फिर इनका बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों? क्या लोन पेयर बॉन्ड एंगल को बढ़ा देता है? अच्छा, कम करता है। कितने डिग्री से? 2.5 से। इसका मतलब जिसके पास जितने ज्यादा लोन पेयर, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। इसीलिए फैक्टर नंबर 2 आप तब यूज करोगे नंबर ऑफ लोन पेयर जब मेरे पास एस कैरेक्टर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहां आप लिख लीजिए व्हेन परसेंटेज एस सेम। दूसरा फैक्टर कभी यूज करेंगे आप, जब एस कैरेक्टर सेम होगा तभी यूज करना, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में बताइए। फर्स्ट और सेकंड? सेकंड क्यों? सर हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों का ही क्या है, sp3, पर इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ 1 और यहाँ 0, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। NO2 प्लस, NO3 माइनस और NO2 माइनस, बॉन्ड एंगल। हाँ जी, अब यहां देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मैटर है चेंज। बताइए स्ट्रक्चर बनानी है, याद है ना रूल, पॉजिटिव किस पे रखना होता है, सेंटर पे। इस पे पॉजिटिव रख दिया। बताइए अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। 4 से दो दो बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, बिकॉज इट नाउ लुक्स लाइक कार्बन। ठीक। NO3 माइनस में किस पे रखेंगे, नेगेटिव, ऑक्सीजन। इट मीन्स 1 ऑक्सीजन with negative, 1 oxygen with double bond and another oxygen with coordinate। क्योंकि इसमें 5 थोड़ा ना बनेंगे, तो कोऑर्डिनेट ही बनाना पड़ेगा। NO2 माइनस में बोलिए, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक लोन। बताइए हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp2, तीनों ही तो सिग्मा है, एक, दो और एक लोन पेयर। अब बताओ इसका तो सबसे ज्यादा हो ही गया 180,
इन दोनों में करो कंपैरिजन। यहां लोन पेयर 0 और यहां लोन पेयर 1, इसका मतलब तो जब ऐसा आ जाएगा अलग अलग, तो सभी में पहले सबसे पहला काम क्या देखना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो क्या देखना है, लोन पेयर। ठीक है, तो दोनों फैक्टर क्लियर हो गए अपने। बताएं। दूसरा फैक्टर कभी यूज करोगे, जब लोन पेयर हो, क्योंकि कंपैरिजन किसके थ्रू चल रहा है, लोन पेयर्स के थ्रू। पर अगर लोन पेयर ही नहीं हो तो सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ रहा है, sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ रहा है, sp3। क्या दोनों में से किसी के पास लोन पेयर हैं? देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नंबर ऑफ लोन, यानी कि एटलीस्ट लोन पेयर होना तो चाहिए। अब जब लोन पेयर ही नहीं है तो कंपैरिजन किधर ही रुक जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम तो बॉन्ड एंगल भी सेम। कितने फैक्टर हो गए अपने, 2। फैक्टर इसी सीक्वेंस में यूज होगा। अब बताइए तो कौन सा फैक्टर यूज किया जाए, फर्स्ट या सेकंड? पहला काम क्या निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन। बताओ, sp3, 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 क्या लोन पेयर देखा जाए? यस सर। अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो सब बराबर हो जाएंगे, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। इट मीन्स इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट फैक्टर। कौन सा फैक्टर आपको यहां दिख रहा है? क्या यहां पर ऐसा दिख रहा है कि साइड एटम सेम है? सिर्फ किसका ही डिफरेंस है, सेंटर का। तो यहां पर अब हम किससे देखेंगे, सेंट्रल एटम से। बताओ, अगर सेंट्रल एटम की ईएन ज्यादा होगी, ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल एटम की ईएन ज्यादा है तो ये इन दोनों बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो ये पास आएंगे, ये पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में क्या चालू हो जाएगा, रिपल्शन। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज। बात आ गई समझ में? जब तक दूर थे तब तक तो किसके अकॉर्डिंग बना लिया इन्होंने अपना एंगल, जैसा हम लॉन पेयर के थ्रू बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp3। बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था, 109 डिग्री 5 मिनट। पर कितने लॉन पेयर हैं, 2, तो रिड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, पर अब क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम इनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितना एंगल रिड्यूस करने के बाद आया वो उतना इसमें तो आ रहा है, पर इसमें थोड़ा ज्यादा और इसमें थोड़ा कम। क्यों हो गया, क्योंकि इसने दोनों बॉन्ड्स को अपनी तरफ पुल किया। पुल करते से इनके बीच में क्या चालू हो गया, रिपल्स। इसलिए एंगल थोड़ा सा क्या होगा, वाइड। तो किसमें वाइड मिलेगा, जिसमें सेंट्रल एटम की ईएन ज्यादा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम जब इन्हें अपनी तरफ पुल करेगा तो ये इधर जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ क्या चालू हो जाएगा, रिपल्शन। बताओ, रिपल्शन इस केस में ज्यादा होगा या एस के केस में ज्यादा? क्योंकि पुल तो कौन ही करेगा, ऑक्सीजन ही करेगा। सल्फर क्यों पुल करेगा, कम कर पाएगा, और सेलेनियम और कम। तो अपना तीसरा फैक्टर है ईएन ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। कब यूज करना है, जब फैक्टर 1 और फैक्टर 2 सेम हो। कौन कौन सा है फैक्टर 1, परसेंटेज एस और नंबर ऑफ लोन पेयर।
फैक्टर 3 का यूज कब करेंगे? जब सेंट्रल एटम अलग हो और पहला और दूसरा फैक्टर सेम हो। क्या यहां पर पहला और दूसरा फैक्टर सेम हो रहा है क्या? यहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर सेम हो रहा है, कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर नहीं हो बेटा, तो ध्यान रखिएगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो मैं किधर ही रुक जाऊंगा? फर्स्ट स्टेप पे ही, हाइब्रिडाइजेशन पे। क्योंकि दूसरा फैक्टर लोन पेयर होना भी चाहिए, जैसे यहां है ना। बिना लोन पेयर के कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। और फैक्टर नंबर 4 लास्ट। अब बचा कौन पूरे मॉलिक्यूल में? साइड एटम। आपने सबको तो ले ही डाला है, तो बचा कौन है? साइड एटम। तो यहां पर हमारे पास एक फैक्टर रहेगा, साइज ऑफ साइड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। या तो ये यूज करेंगे या फिर En ऑफ साइड एटम। जिसकी En ज्यादा उसका साइज क्या हो जाता है बेटा? छोटा। इसीलिए उसका बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा? कम। और ये वाला जो फैक्टर है लास्ट वाला, ये वाला En वाला, सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना जब क्या दे रखा हो? फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी En सबसे ज्यादा है? इसका मतलब बाकी तीन फैक्टर सेम होने पर फ्लोरीन सबसे पीछे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको En में कोई बीट नहीं कर सकता। आप बताइए तो, अरेंज करके। पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोलो। अरे sp3, क्योंकि सेंट्रल एटम है यहां पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2। तो दो दो क्या है सबके पास? लॉन पेयर। तो अगर यहाँ पर सबके पास 2 लॉन पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो मैं किस फैक्टर पे जाऊंगा? थर्ड। थर्ड भी सेम हो गया, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो अब बचा कौन सा फैक्टर? फोर्थ। बताइए किसका साइज बड़ा है? आयोडीन का, ब्रोमीन का, है ना। इसका मतलब इंक्रीजिंग। फैक्टर्स का सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा फैक्टर लॉन पे, तीसरा फैक्टर सेंट्रल, और लास्ट फैक्टर साइड। अरेंज करिए तो इनको, H2O, OF2 और OCl2। याद रखना लास्ट में क्या लिखा हुआ है। अरे भाई, फ्लोरीन वाला तो सबसे पीछे चला गया ना, उसको तो अनडाउटली पीछे ही रहना पड़ेगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन किससे करोगे आप? साइज से। मैंने बोला कि आपका फैक्टर, मेन फैक्टर यही है बेटा। बस ये वाला फैक्टर कब यूज करना है? फ्लोरीन के केस में। तो फ्लोरीन चला गया पीछे, हटाओ, बाकी सबको साइज पे लगाओ। किसका साइज बड़ा? हाइड्रोजन का कि क्लोरीन का? तो बस पहले H2O और लास्ट में OCl2। इन दोनों को किससे देखेंगे? साइज से। और इसको किससे देखेंगे बेटा? En से। है सेंट्रल एटम सब में O ही तो है ना। हाँ,
क्या फैक्टर है बेटा अपने पास? En। अब बताओ पूरे जिसकी En ज्यादा उसका साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? तो ये हम दोनों एक साथ लिख तो सकते हैं, ठीक है, पर फिर यहां पर आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में साइज किसका बड़ा होता है? फ्लोरीन का। और जब फ्लोरीन का साइज बड़ा है तो फ्लोरीन को यहाँ पे आना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये वाला फैक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करिएगा? बाकी सबको किस पर अरेंज करिए? साइज। और दो जनों का ईएन अगर आप एक साथ देखोगे ना बेटा, तो ये फैक्टर ना हमेशा गड़बड़ करेंगे। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं ईएन साइड एटम की देखूं या फिर सेंटर की। इसलिए आप फिक्स कर लो, ईएन देखनी है तो सेंटर की देखो, और साइज देखना है तो साइड का देखो। और आपको याद है फ्लोरीन कभी भी सेंटर एटम नहीं हो सकता, इसलिए उसकी ईएन देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बताइए तो अब H2O इस बार कोई एटम नहीं है, ग्रुप ही आ गया। ऑब्वियस सी बात है, इसी को चाहिए। क्यों चाहिए सर? ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप को ज्यादा भी तो जगह चाहिए। बाकी सब चीजें सेम है। पहले सबसे पहला फैक्टर क्या देखना था? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोलो बच्चे। sp3 sp3 sp3। लोन पेयर बोलिए 2 2 2। और ऑक्सीजन अब सब में क्या है? सेंटर। तो बचा कौन सा फैक्टर? साइड। अब यहां पर हम ईएन नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इनकी ईएन कहां से लाएंगे, है ना? इसीलिए हम इसको किससे भी देखते हैं? साइज से। कब है टेस्ट? कब है भाई टेस्ट? 19 को सुबह 8 बजे ही क्या? ये भयंकर खबर तुम्हें अभी देनी थी इन सबको। इधर हम तो रिवीजन ही सुबह सुबह करते हैं, कुछ लोग तो दिन में होता होगा 1 बजे टेस्ट, 2 बजे। तो देखो हम तो सो सोकर आराम से देखते हैं और फिर जाके टेस्ट देते हैं। अब वो भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, धीरे धीरे स्क्रू करते जा रहे हैं। एक दो सर्दियां, सुबह सुबह आओ, इनऑर्गेनिक पढ़ो। चलो डन। अब अपन के पास क्या बचा हुआ है बेटा? बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट आ जाइए बॉन्ड लेंथ। ये फैक्टर हटा दूं, ईएन और ये वाला दोनों। अरे आज ही खत्म करना है, थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाओ भाई, मतलब हाथ ही चलाओ, पैर मत। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। बताओ सबसे पहले अगर मुझे बॉन्ड लेंथ देखना हो तो क्या चीज दिमाग में आना चाहिए? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए साइज, कि जिसका साइज लार्ज उसकी बॉन्ड लेंथ भी लार्ज। ये फैक्टर कहां पड़ गया है? अब वीवीटी, याद करो वीवीटी में। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे? शेल नंबर। शेल नंबर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। देखो आप यहां पे HF, HCl, HBr और HI। बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से शेल इन्वॉल्व हैं? 1 और 2, या 1 और 3, या 1 और 4, 1 और 5? बताइए किसका साइज बड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ है 5, 1 तो कॉमन ही है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। अब ये किस में तो देखा जा सकता है? किसी डाइएटोमिक में, क्योंकि डाइएटोमिक में तो ऐसे ही देखेंगे सर। पर अगर मुझे किसी पॉली एटॉमिक में देखना हो
या फिर ऐसे डायटोमिक में देखना हो जिसमें शेल नंबर ही सेम आ गया, तो फिर मैं दूसरे फैक्टर पे चला जाऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर। क्या पढ़कर आए एमओटी में? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ले। चलिएगा, बताइएगा आप लोग। C2H6, C2H4 और C2H6 में किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा? किसके बारे में पूछ रहा है ये? कार्बन कार्बन के बारे में। यहां पर किसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है? कार्बन कार्बन। तो आपको मालूम है यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसकी? अच्छा उल्टा हो गया। अच्छा ये लो, अब बताओ सही है? देख लोगे ऐसे? अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, क्या यहां पर बॉन्ड लेंथ शेल नंबर से देख सकता हूं क्या? क्यों नहीं देखूंगा सर? सब टू 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 और टू। बॉन्ड ऑर्डर भी सबका 1 1 1। अब क्या बचा मेरे पास? अब आप देखो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो कार्बन से छोटा साइज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा साइज ऑक्सीजन। इसका मतलब मेरा ऑर्डर आएगा ये। ठीक है, ईएन से भी देख सकते थे आप, है ना? ईएन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। N2, N2H4 और N2H2, बताइए किस किस का बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन है। बताओ अभी। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर आ गया है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इन सबसे क्या ही होगी? ज्यादा होगी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कंपैरिजन हमेशा कैसा करना है? जहां पॉसिबल हो, क्योंकि अगर मैं एन और एच की बॉन्ड लेंथ देखूंगा तो सेम ही आएगी, और इसमें कैसे देखूंगा फिर? इसलिए सब में कॉमन क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसलिए मेरे पास ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का ये। स्टार लगाए, स्टार का मतलब, अरे नहीं, इंपॉर्टेंट भी होता है ना? अब आपको देखना है कि सर मैं कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज करूं। O3, O2 और H2O2। आ गया आंसर? क्या कर दी? अच्छा यहाँ ज्यादा बना दी। अब बोलो, इस वाले को बताओ बेटा। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब आप सबसे पहले सोचो, रुक जाओ लिखना बंद करो। क्या यहाँ पे शेल नंबर वाला फैक्टर चल सकता है? क्यों नहीं चलेगा? सब ऑक्सीजन है। दूसरा फैक्टर कौन सा है? बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, याद करो कौन कौन से। एक तो डायरेक्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दूसरा एमओटी, और तीसरा रेजोनेंस। इनमें से यहां तो आप एमओटी लगा सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 16। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, नो डाउट। यहां पे अब मुझे क्या लगाना है? रेजोनेंस। आप याद करो रेजोनेंस में इसकी स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसी बनाई थी।
कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है? 3, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। और H2O2 अभी थोड़ी देर पहले बना के आए हो सर, इसमें दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? H2O2। सेकंड नंबर पर O3, इसलिए ऑर्डर क्या आएगा? H2O2, O3 और O2। तो आपको बस याद रखना है कि हमने बॉन्ड ऑर्डर के कितनी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं? 3। अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में रेजोनेंस से देख सकता हूं क्या? जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। अच्छा, क्या यहाँ एमओटी लगाई जा सकती है? क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है, दोनों फैक्टर कैंसिल। तो तीसरा तो मुझे दिख ही रहा है ना, सभी जगह एक ही तरह का तो बॉन्ड है, और जब सभी जगह एक ही तरह का बॉन्ड है तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड जैसा है वैसा ये है, वैसा ये और वैसा ये। तो बस हमें याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर के कई फैक्टर हो सकते हैं, रेजोनेंस से देख सकते हैं, एमओटी से देख सकते हैं, और स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। ठीक, अब आप बताइएगा ये वाला क्वेश्चन, सीओ CO3 -2 CO2, क्या यहां एमओटी यूज कर सकते हैं? क्यों यूज करेंगे सर? एक तो डाइएटॉमिक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से कम, तो इसका मतलब यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, और एमओटी से यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। ठीक है, क्या यहाँ एमओटी लगाई जा सकती है? क्या यहाँ लगाई जा सकती है? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मुझे पता है कि यहाँ पे दोनों तरफ एक जैसा बॉन्ड है, इसलिए मुझे यहाँ रेजोनेंस यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस वही यूज करूंगा जहां पे दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड हो एक जैसे एटम से। तो यहां पर तो बॉन्ड ऑर्डर सीधा क्या चला गया? 2। अब यहां पर मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है बच्चे। अब मेरे सामने सिचुएशन है कि मैं कौन सा वाला बॉन्ड कंसीडर करूं, ये कि ये दोनों में से कोई एक? तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो बताइए टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। तो इससे मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। बताइए सबसे कम इसी का आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किस में होगा? यहाँ। सेकंड हाईएस्ट CO2, और सबसे कम किसका होगा? CO। समझ गए? तो तीनों फैक्टर का अच्छे से यूज करना है। पॉली एटॉमिक में एमओटी वहीं घुसाना है। क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है या अलग अलग टाइप के बॉन्ड हो तो ही मैं जाऊंगा रेजोनेंस पे। एक ही टाइप का बॉन्ड हो तो उसमें रेजोनेंस नहीं लगाना है। ठीक है, वो फॉर्मूला अपने इसी तरह से यूज करने हैं। PO4-3 सल्फेट और क्लोरेट। आपसे पूछा जा रहा है सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा है? पहला केस बताओ, क्या एमओटी लगेगा? क्यों नहीं लगाना है? पॉली है। अब स्ट्रक्चर बना के देखिए, पॉली आते से क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। क्या यही स्ट्रक्चर होगा इसका? और इसका ये वाला स्ट्रक्चर, क्या पहले स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड एक जैसे हैं फास्फोरस के? नहीं है सर, किसी के साथ डबल बॉन्ड, किसी के साथ सिंगल बॉन्ड, सेम सल्फर में और सेम क्लोरीन वाला केस। तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में क्या घूम जाएगा? रेजोनेंस। क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर से आंसर नहीं आ रहा है तो मैं क्या देखूंगा बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए आपको याद है कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 5।
बाय 4, 4 तो सभी में आएगा, 6/4, 7/4। अब मुझे याद है 5 है, ये वैल्यू सबसे कम आएगी, ये वैल्यू उससे ज्यादा आएगी, ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो जो वैल्यू सबसे कम आएगी बॉन्ड ऑर्डर की, उसका बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। सभी में हमें क्या देखना पड़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर। मोस्टली केसेस में क्या देखना पड़ रहा है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर तो इजीली शेल नंबर से हम आसानी से देख पा रहे थे। ये वाला पार्ट रब कर दूं, बॉन्ड एनर्जी और बचा है थोड़ा सा, इसको जल्दी कर लीजिए कंप्लीट। क्या रेजोनेंस का भी कोई इंपैक्ट आएगा बॉन्ड लेंथ पे? क्या इंपैक्ट आएगा? अच्छा, बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ सेम आती है, क्यों? सर वो डीलोकेलाइजेशन होते रहता है ना, इसीलिए तो अपन उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से, ताकि हमें पता लग जाए कि ये वाली बॉन्ड लेंथ, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी पार्शियल, क्योंकि आप बोल नहीं सकते ना कि कौन सी वाली डबल बॉन्ड है। इसीलिए जब रेजोनेंस आएगा तो सभी बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर एक साथ ही चल रही है अपना ना। बॉन्ड एनर्जी, क्या बॉन्ड एनर्जी के रिगार्डिंग कोई फैक्टर पड़ा हुआ है पहले से? बॉन्ड एनर्जी का हमने रिलेशन दो जगह देखा हुआ है। पहला, बॉन्ड लेंथ इनवर्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, HF, HCl, HBr और HI में बताइए किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम? HI की। तभी तो आप कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर भी हमने किसका ज्यादा बताया था, HI का। तो यानी कि ये अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया तो हमें तो किसका ऑर्डर देखना है सर, अभी बॉन्ड एनर्जी। तो हम इससे भी देख सकते हैं। क्या बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है? क्या मैं इसको बॉन्ड रिलीज होने वाली एनर्जी नहीं बोल सकता? बोल तो सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, उसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर हमेशा इस टर्म में होगी, एंडो। जब ब्रेक करेंगे तो दोनों में कंफ्यूज मत होना बेटा। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, उसकी क्या भी ज्यादा, स्टेबिलिटी भी। क्यों? क्योंकि जब उसने बॉन्ड बनाया था तो उस समय उतना ही एनर्जी क्या किया है, रिलीज किया। जिसने ज्यादा कर्जा लिया ज्यादा चुकाना पड़ेगा। अगर बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर हमने देख लिया, तो आपने एक और फैक्टर देखा होगा, बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बताइए तो N2, O2 और F2 में विच इज हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? N2। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या कहीं फोन का डिस्ट्रैक्शन आया था? किधर आया था फोन? FON के बारे में हमने इससे पहले कभी बात की, 10-12 दिन पहले। VVT, ये हमने बात की थी कि अगर किसी के पास लोन पेयर बचता है तो वो फोन होता है। कैसे, जरा देखते हैं।
बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? यानी कि अगर उसने अपने चारों बॉन्ड बना लिए इस तरह से, तो क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा। पर अगर नाइट्रोजन अपने बॉन्ड बना ले 3, तब भी उसके पास क्या बचता है? एक लोन पेयर बच जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड बना ले बेटा, तब भी उसके पास कितने लोन पेयर बच जाते हैं? 2। और ऐसे ही अगर फ्लोरीन अपना एक बॉन्ड जो बना ले, उसके बाद भी आपको याद है कि उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स के नंबर सबसे ज्यादा। अब बताओ लोन पेयर का इंपैक्ट कार्बन के केस में आना चाहिए या FON के केस में? अपने ग्रुप में FON का साइज क्या है? छोटा। भाई इन्हीं ग्रुप्स में सबके पास यही सिचुएशन आएगा। बट लोन पेयर का इंपैक्ट किस में ज्यादा नजर आता है? FON में। क्यों आता है? क्योंकि उनके साइज कंपैरेटिवली सबसे छोटे। ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। जबकि इसके बाद वाला मेंबर जो आएगा फॉस्फोरस, उसका पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? यानी कि उसका साइज लार्ज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमने ये पढ़ लिया था कि यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन थोड़ा सा क्या होगा? कम। इसीलिए कौन सी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी? सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्यादा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ज्यादा, फॉस्फोरस। क्या ये यहां भी आएगा क्या सर? यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर का इंपैक्ट मुझे सिर्फ किन ग्रुप्स में नजर आता है? 15, 16, 17 और स्पेशली किन में? फोन में। तो फोन में लोन पेयर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ी है ना? आप अगर इसको ऐसे बोलो कि यहां से यहां आने पर तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ से देख लिया मैंने, यहां पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो हुई है, पर उसका इंपैक्ट उतना नहीं आया जितना किसका आएगा बेटा? लोन पेयर। तो याद रखिएगा जब भी फोन का केस आएगा, सबसे पहली बात दिमाग में किसकी आएगी? लोन पेयर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फोन की। तो फोन में FON। इवन इसका एक ऑर्डर आप बताइएगा, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं। डबल स्टार का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। अरे बहुत इंपॉर्टेंट तो सिर्फ एक स्टार है ना? बताइए इन तीनों में ऑर्डर क्या होना चाहिए? अच्छा यहां पर 2 2, 3 3, 4 4, यहां तो एज पर रूल चल रहे हैं हम। यहां देखिए सही है, 3 3, 4 4 सही तो है, पर एक मिसिंग है। कौन मिसिंग चल रहा है इसमें? हेड ऑफ द फैमिली। तो वो फ्लोरीन ही इसमें क्या करेगा? कुछ ना कुछ कबाड़े, इसलिए आएगा यहां पर। इसीलिए ये ऑर्डर थोड़ा सा हमारे लिए अजीब हो गया कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी किससे भी कम हो गई? क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन से भी कम हो। बाकी सब में आपको ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो आप सीधे ऐसे याद रख लेना कि बस फ्लोरीन को मुझे बीच में क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना। बाकी ये हम किस में पढ़कर आ चुके हैं? BBT में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो किया भी है आपने, है ना? और ये हमने बोला था कि फोन का इंपैक्ट जो आएगा लोन पेयर का, वो किस में दिखाई देगा बेटा? फोन में। तो ये फैक्टर नंबर 3 है अपना। लोन पेयर इंक्रीज डिक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी। स्पेशली किस ग्रुप के लिए बना हुआ है? ग्रुप 15, 16, 17। वो भी किसके लिए? FON के लिए। इसके साथ बॉन्ड पैरामीटर्स एंड। कौन कौन सा बिगनर्स बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे अब आप? हैं 1 to 7 कंप्लीट। ठीक है, अब बीच में कोई रुकावट नहीं है। दूसरा, एक्सरसाइज 1 में कहां से कहां तक लिखोगे? 1 to 87। बिगनर्स बॉक्स 1 to बिगनर्स बॉक्स 7 कंप्लीट करना है।
एक्सरसाइज 1 में 1 to 87 कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज 2 में ऑलरेडी हम मार्क कर चुके। 3 में एज पर जैसा जैसा आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन अब हो सकता है, तो अब अपने पास 80% सिलेबस पूरा हो गया किसका, बॉन्डिंग का। सिर्फ अपने पास दो चीजें बची हुई हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्ट मुश्किल से 5%, मेजर पार्ट अब कौन सा बचा है, आयनिक। और आपने देखा होगा एक्सरसाइज 2 में मोस्टली क्वेश्चन आ चुके हैं, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन बचे होंगे आपके, तो वो 10-12 क्वेश्चन किससे होंगे बेटा, आयनिक से। तो अब आपका काम है कल बैठकर जितने एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करो, क्योंकि टेस्ट में आएगा, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से आएंगे, आयनिक से कम। ठीक, तो आपको वो कंप्लीट करना है और उस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे वीक में आप डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपका नहीं सॉल्व हुआ हो वो कंप्लीट करने, पूछते रहना है आपका, ठीक है। टेस्ट 19 को है,